Hello and welcome to Prep IS. I'm Prashant, and in today's video we are going to discuss the current affairs or the Hindu current papers current affairs of 24 November 2023. ठीक है, तो चलिए आज कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं इसको तो फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज नो वीटो पावर टू द गवर्नर. ओके, ये टॉपिक है हमने कपल ऑफ डेज बैक भी डिस्कस किया था, तो लेकिन आज हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल काफी लैंडमार्क इसमें जजमेंट आया है, तो उसको हमें डिस्कस करना है. इंपॉर्टेंट जजमेंट है काफी. ठीक है, देन वील हैव टू डिस्कस द WHO रिक्वेस्ट टू चाइना. इट इज अ स्मॉल न्यूज, it might be a developing news in the future, we don't know, but it's a very small news, so that's what we are going to cover. बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए इसीलिए. एक मीटी कैफे जो है अगेन स्मॉल न्यूज है, इसको आप एज अ केस स्टडी यूज कर सकते हो. ओके, तो ये भी हमें देखना है. इसके साथ साथ जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि करंट अफेयर्स में होता क्या है कि न्यूज़पेपर इज देयर एंड न्यूज़पेपर इज नॉट रिटन बिकॉज द यूपीएससी एस्पिरेंट्स विल रीड दैट, ओके, एंड देन क्लियर द यूपीएससी एग्जाम. न्यूज़पेपर तो एक जनरल सारे पॉपुलेशन के लिए लिखा जाता है, लेकिन उसमें से हमें कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको एक्सट्रैक्ट करना एक आर्ट होती है, काफी इंपॉर्टेंट होता है. ओके, और उसी वजह से कभी कभी कुछ माइन्यूट ऐसे डिटेल्स भी होते हैं जिसको अगर हम एक्सट्रैक्ट कर पाए, नोट कर पाए, तो शायद वो हमें प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में काफी काम आ सकता है. तो उसी का एक टॉपिक है मिट्टी कैफे, जो एक्चुअली मेट्रो पेज पे है द हिंदू के. तो ऐसा अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा शायद इतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है हमारे लिए, और शायद नहीं भी है, बट उसको मेंस में अगर हम इनकॉर्पोरेट करें ऐसे न्यूज को, तो हमारे मेंस आंसर राइटिंग ज्यादा एनरिच हो सकता है. दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर न्यूज ओवर हियर, और उसको हार्डली 1 मिनट में वी कैन स्टडी. आफ्टर दैट है COP 28 इंडियाज इक्विटी डिमांड. ओके, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज गोइंग टू हैपन, और उसमें इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए उसके रिगार्डिंग ये अच्छा आर्टिकल है काफी. एंड देन कम्स द इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन चाइल्ड्स माइंड. ओके, ये एक एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल है. अगेन दिस आर्टिकल ऑल्सो वी कैन डिस्कस इन शॉर्ट ओवर हियर. ओके, चलिए वो भी मेंस एस्पेक्ट में हमें काम आ सकता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, एंड दैट इज फ्रंट पेज पे जो न्यूज है हमारी, और सबसे इंपॉर्टेंट शायद आज की न्यूज होगी, दैट इज गवर्नमेंट होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स, सेज गवर्नर होल्ड्स नो वीटो पावर ओवर बिल्स, सेज द सुप्रीम कोर्ट. तो क्या इशू, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी, सेम इशू हमने सेम सॉर्ट ऑफ केस सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु गवर्नमेंट की भी चल रहा है. एंड कपल ऑफ डेज बैक इस केस में जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे ये हमने डिस्कस किए थे. ओके, बट उस केस में अभी तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आया है. ओके, बट बिफोर द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस वुड कम, अब कल सुप्रीम कोर्ट में पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की केस में सिमिलर सॉर्ट ऑफ केस है, तमिलनाडु गवर्नमेंट की भी और पंजाब स्टेट गवर्नमेंट की भी, रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द गवर्नर्स डिसीजन. ओके, रिगार्डिंग द गवर्नर्स डिसीजन ओवर द, रिगार्डिंग गवर्नर डिसीजन जो है स्टेट बिल, उस पे एक्चुअली ये केस है. ओके, और इसमें पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के केस में लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन दे दिया है. ओके, राइट. तो ये डिसीजन जो है पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के केस का, ये, और ऑफ कोर्स अब सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिसीजन इज गोइंग टू कम इन तमिलनाडु गवर्नमेंट केस आल्सो, फाइन, फ्यूचर में. तो आज ये पंजाब गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या डिसीजन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, तो इसमें बेसिकली अगर शॉर्ट में आपको कहूं, ओके, तो यहां सुप्रीम कोर्ट कहता है इन दिस पर्टिकुलर डिसीजन दैट गवर्नर ऑफ अ स्टेट, कोई भी स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, ओके, ही कैन नॉट सिट ओवर द बिल फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, फाइन. तो इफ गवर्नर विथ होल्ड्स द असेंट ऑफ अ बिल, मैं फिर से आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. अगर गवर्नर कोई भी बिल है और उसको असेंट उनको देनी है, तो विथहोल्ड अगर उसको करते हैं, ओके, तो ये किसी भी टाइम लिमिट तक नहीं हो सकता. उनको ये जो बिल है ना फिर से रिटर्न करना होगा असेंबली को. ओके, फाइन. जो भी बिल है अपने मैसेज के साथ ये रिटर्न करना होगा. ऐसा नहीं कि अपने पास ही इसको विथहोल्ड कर दिया फॉर इंडिफिनिट पीरियड ऑफ टाइम. द गवर्नर हैज टू रिटर्न दिस पर्टिकुलर बिल टू द असेंबली इन व्हाट टाइम, एज सुन एज पॉसिबल. अभी तक टाइम फ्रेम तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बट एज सुन एज पॉसिबल उसको रिटर्न करना ही होगा. बस आपके पास ही आप विथहोल्ड नहीं कर सकते. अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिटर्न कर दो, लेकिन उसको असेंबली में. ओके, और अगर एक बार आपने रिटर्न कर दिया और फिर से अगर इसको असेंबली री इनैक्ट करती है, फिर से अगर इसको पास करती है असेंबली, ओके, तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नर को इस बिल को असेंट देना ही पड़ेगा सेकंड इंस्टेंस में. उस वक्त गवर्नर उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते. तो इन शॉर्ट व्हाट डिड से कि गवर्नर के पास वीटो पावर नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल्स.
गवर्नर के पास क्या है, वीटो पावर नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स बिल्स. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो फिर से मैं इसको समराइज करता हूं कि व्हाट, देखिए हमारा आर्टिकल 200 एक्चुअली क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इफ स्टेट असेंबली पासेस अ बिल, जिस स्टेट में काउंसिल होगी तो असेंबली और काउंसिल दोनों पास करेंगे, राइट, बट स्टेट असेंबली पासेस अ बिल, देन दिस पर्टिकुलर बिल विल गो टू गवर्नर. ओके, जब ये बिल गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर इस बिल को असेंट दे सकते हैं. ओके, अपना मतलब परमिशन दे देते तो बिल पास हो जाएगा, या फिर गवर्नर ये बिल जो है प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं, या थर्ड है कि गवर्नर इस बिल को विथहोल्ड करते हैं. ओके, नाउ लेट्स से गवर्नर डजंट गिव द असेंट, डजंट पास दिस बिल फर्दर टू द प्रेसिडेंट, और विथहोल्ड करके ही अगर उसको रखते हैं, अपने पास ही अगर रखते हैं, तो क्या होगा, दिस देयर विल बी नो फर्दर डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर बिल. ओके, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि इफ गवर्नर इज इवन विथहोल्डिंग द बिल, ओके, तो अपने पास ही उस बिल को नहीं रख सकते, ही विल हैव टू रिटर्न दिस बिल टू द असेंबली. अगर आपने असेंट नहीं दी तो आपको ये बिल जो है असेंबली को एज सुन एज पॉसिबल रिटर्न करना होगा. ओके, फाइन. अपना जो भी मैसेज है उसके साथ कंपल्सरी आपको रिटर्न करना ही होगा एज सुन एज पॉसिबल. कितना एज सुन एज पॉसिबल, दैट टाइम फ्रेम इज नॉट गिवन. ओके, और उसके बाद अगर स्टेट असेंबली इस बिल को फिर से पास करती है सेकंड इंस्टेंस में, री इनैक्टमेंट अगर इस बिल का होता है, फिर से री इनैक्ट अगर इस बिल को किया जाता है, तो उसके बाद गवर्नर, और फिर उसको गवर्नर के पास भेजा जाता है, तो गवर्नमेंट विल हैव टू कंपल्सरी गिव द असेंट. तो दैट्स व्हाट वी कैन से कि गवर्नर विल नॉट हैव एनी वीटो पावर विथ रिस्पेक्ट टू द बिल्स इन द असेंबली. तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट यहां कोर्ट का है. ओके, फाइन. तो अब कोर्ट क्या कहता है एक्चुअली, अगर गवर्नर ऐसा नहीं करते, अगर गवर्नर स्टिल विथहोल्ड्स द बिल एंड डजंट रिटर्न इट, तो ये क्या हो सकता है, इट विल बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ये कॉन्ट्रावेंशन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का. और आगे कोर्ट जाके क्या कहता है कि देखिएगा, जो स्टेट लेजिस्लेटर होता है ना, ये इलेक्टेड हाउस है, दिस इज इलेक्टेड हाउस. ओके, और गवर्नर का जो ऑफिस है ये अनइलेक्टेड ऑफिस है एक्चुअली. ओके, तो जो अनइलेक्टेड ऑफिस है ये इलेक्टेड ऑफिस से ज्यादा पावर नहीं रख सकता. इट विल गो अगेंस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी विच इज बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस. तो पार्लियामेंट्री पैटर्न ऑफ गवर्नेंस जो होता है उसमें जो इलेक्टेड हाउस है, द इलेक्टेड हाउस शुड हैव द मोर पावर रादर देन द गवर्नर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है. ये जजमेंट्स पे अभी देखिएगा आप आगे काफी सारे एडिटोरियल आर्टिकल्स वगैरह हो गए, तो ये जजमेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिए. ओके, दैट वाज फर्स्ट न्यूज. नाउ लेट्स, और ये किस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया है हमने, दैट इज आर्टिकल 200. आर्टिकल 200 ही जो है ये गवर्नमेंट का असेंट देना या विथहोल्ड करने के बारे में बात करता है. ओके, और इस आर्टिकल 200 में स्पेसिफिकली कहा गया है कि इफ हाउस पासेस अ बिल अगेन, फिर से रिएक्टमेंट अगर बिल की होती है, ओके, विथ और विदाउट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के साथ करे या विदाउट अमेंडमेंट अगर फिर से एक्चुअली बिल इनेक्ट होता है, तो गवर्नमेंट को जो है विथहोल्ड नहीं कर सकते असेंट उस टाइम पे. ओके, ये आर्टिकल 200 भी यहाँ कहता है. चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज इज अ स्मॉल न्यूज. ओके, और ये स्मॉल न्यूज है लेकिन फिर भी वी शुड बी डिस्कसिंग इट. दैट इज व्हाट इज दैट, रिसेंटली WHO has requested China for more information on an illness that is spreading in China. ओके, तो हो क्या रहा है कि चाइना में एक्चुअली देयर इज अ रिपोर्ट, ओके, कि खास करके जो नॉर्दर्न पार्ट है चाइना का, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना, इन दिस नॉर्दर्न पार्ट ऑफ चाइना देयर इज अ रिपोर्ट कि सर्टन केसेस ऑफ इलनेस आर स्पाइकिंग. देयर इज स्पाइक इन केस. ओके, और कैसे केसेस है, न्यूमोनिया टाइप ऑफ कुछ डिसीज एक्चुअली है, सम सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज है, निमोनिया टाइप ऑफ डिसीज है, और ये केसेस एक्चुअली वहां चाइना में स्पाइक हो रहा है. ओके, तो हमें ऑलरेडी कोविड-19 का बुरा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड को, कि चाइना में इसका स्प्रेड होता है, काफी सारे दिनों तक उस पर कुछ एक्शन नहीं ली जाती, एंड दिस देन कोविड-19 जो है दैट स्प्रेड एवरीवेयर. ओके, तो इन ऐसा ना हो इसलिए अब क्या किया है, WHO ने पहले ही चाइना को रिक्वेस्ट किया है. चाइना है तो चाइना को रिक्वेस्ट ही कर सकता है, ठीक है, कमांड तो नहीं कर सकते. तो चाइना को रिक्वेस्ट किया है कि यू शुड एक्चुअली गिव अस इंफॉर्मेशन कि ये क्या डिसीज स्प्रेड हो रहा है, न्यूमोनिया टाइप या क्या रेस्पिरेटरी इशू एक्चुअली लोगों को हो रहा है. ओके, व्हाई, ताकि ऐसा कुछ पैंडेमिक ना हो जाए इसका फर्दर. ओके, तो अभी तो एक्सपर्ट का कहना है कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ पैंडेमिक एज सच, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि देखो कोई भी पैंडेमिक की शुरुआत ऐसी होती है कि कोई अनआइडेंटिफाइड डिसीज होता है, ओके, जिसका कोई क्योर नहीं होता है, वो किसी के लिए पर्टिकुलर कंट्री में स्प्रेड होने लगता है लेकिन उसका रिपोर्टिंग नहीं होता, उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्चुअली मतलब WHO भी कुछ एक्शन नहीं लेता, एंड फिर उसके बाद वो स्प्रेड होता है सारी जगह पे.
तो इस बार WHO ने पहले ही ये रिक्वेस्ट कर रखी है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, बट एनीवेज अभी ऐसा एज सच कुछ डेंजर है नहीं पैंडेमिक का दैट वी शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पे हमें इस न्यूज में बस याद रखो एज सच ये न्यूज इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बट इसको आप एज अ केस स्टडी आपके मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ओके जैसे हमारा GS2 होता है पेपर, ओके ओके और GS2 पेपर में अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी टॉपिक्स रिगार्डिंग द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है उसके रिगार्डिंग टॉपिक्स आर देयर इन GS2। ओके GS2 पेपर में हमारे कि सोशल इश्यूज, ये जो सोशल इशू जो हमारा सिलेबस का पार्ट है GS2 में, उसमें विल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर डिस्कस्ड। वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट डिसेबल्ड पीपल, अबाउट द एल्डरली पीपल, अबाउट वीमेन, अबाउट अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक चिल्ड्रेन। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन डिसेबल्ड पीपल के रिगार्डिंग आता है तो ये न्यूज आपके लिए, केस स्टडी आपके लिए काम हो सकती है। क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीमाइसेस में एक कैफे है, उस कैफे का नाम है मिट्टी कैफे। ओके इस मिट्टी कैफे को अपने प्रीमाइसेस में ओपन करने की परमिशन दी है, मींस दिस मिट्टी कैफे हैज बीन ओपनड इन द सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस रिसेंटली। तो अब सर इसमें क्या खासियत है? सी दिस मिट्टी कैफे इज रन बाय और मैनेज्ड बाय, entirely run or managed by the people with disabilities. Okay, so people with disability जो है they are entirely running or managing this particular मिट्टी कैफे। ओके तो ये सोसाइटी में जो इंक्लूजन का है काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप कोट कर सकते हो कि देयर आर कैफेज, अब मिट्टी देयर आर कैफेज लाइक मिट्टी कैफे, ओके व्हिच आर एंटायरली रन बाय द डिसेबल्ड पीपल। तो ये जो इनिशिएटिव्स होते हैं सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट होता है। व्हाई? इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन द स्टिग्मा अराउंड द डिसेबिलिटी। ओके ये सोसाइटी की एक कमिटमेंट दिखाता है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू प्रमोट द डाइवर्सिटी, हाउ वी आर एक्सेप्टिंग द डिसेबल्ड पीपल ऑल्सो। जो स्टिग्मा है ये इससे क्लियर करता है, कहीं ना कहीं उसमें मदद करता है। ठीक है, तो इसको आप एज एग्जांपल वहां लिख सकते हो या वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि ऐसे इनिशिएटिव जो है दे शुड कम फॉरवर्ड। मिट्टी कैफेज एनीवेज ये सीरीज ऑफ कैफेज है, जनरली दिस कैफेज आर रन बाय द डिसेबल्ड पीपल। एक एनजीओ जो है इस कैफेज को चलाती है। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट ऐसे इनका इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। ऑलमोस्ट 41 सच कैफेज आर देयर इन इंडिया नाउ। ओके fine, and these cafes are employing around 4000 adults with disability. okay तो जिसमें एसिड अटैक के कभी विक्टिम्स होते हैं, सिंगल मदर्स होते हैं, बाकी कुछ केयर गिवर्स होते हैं, बाकी पीपल विद डिसेबिलिटीज होते हैं, इनको एक्चुअली इसमें एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। सो दिस इज अ गुड केस स्टडी वेयर यू कैन एक्चुअली कोट इन योर एग्जाम। तो ये वही मैं कह रहा हूं कि एक्सट्रैक्ट करना वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे न्यूज़पेपर से हमारे लिए। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी नेक्स्ट न्यूज। और ये एक आर्टिकल है रिगार्डिंग दी COP28। COP28 के रिगार्डिंग क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर। तो व्हाट इज दिस आर्टिकल? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके ये वर्ल्ड की एक इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल बॉडी है। तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसके मेंबर्स होते हैं। ओके इस मेंबर्स की मीटिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ओके तो इसकी 20th और ये कॉन्फ्रेंस पार्टीज इसकी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है जहां इसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, ओके दैट विल बी हेल्ड इन दुबई। ओके 30th नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक, मतलब अभी दिस विल बी देयर अरेंज्ड इन दुबई 30th नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक। ये 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज गोइंग टू बी हेल्ड। ओके तो यहां इंडिया का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यहां इंडिया का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या स्टांस इंडिया ने लेना चाहिए रिगार्डिंग दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज देयर। ओके एंड स्टांस स्पेशली रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज एंड कमिटमेंट रिगार्डिंग दैट। ओके फाइन, तो बिफोर वी डिस्कस कि ऑथर का क्या कहना है, क्या इंडिया का स्टांस यहां होना चाहिए, बिफोर वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग, एक टर्म आपको मैं सिंपल वे में बताता हूं, वो होता है बेसिकली कार्बन बजट। अब कार्बन बजट क्या होता है? कार्बन बजट होता है बेसिकली क्यूमुलेटिव CO2 emissions permitted over the period of time to keep within a certain temperature threshold. okay let's say अगर जैसे हमारा पेरिस एग्रीमेंट है, okay और पेरिस एग्रीमेंट का क्या कहना है कि we should limit the temperature rise of the world, okay below the 2 degree Celsius. okay right, और if आइडियली तो हमने ट्राई करना चाहिए कि 1.5 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम जो है क्यूमुलेटिव टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज होना चाहिए, मैक्सिमम 1.5
5% आइडियली, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई कि 2% तक ही ये टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। ओके अगर ये हमारा टारगेट है, और यू नो दैट कि CO2 इमिशन से क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होता है। ओके तो अगर हमने टारगेट रखा है कि इतने ही टेम्परेचर जो है बढ़ना चाहिए ओवरऑल अर्थ का, ओके तो उस केस में ऑफकोर्स विल हैव टू आल्सो मेक श्योर दैट कि CO2 इमिशन भी हमारा लिमिट करना चाहिए हमने, बिकॉज इफ यू हैव केप्ट दिस टारगेट तो हमारे पास कुछ ही परमिशन है कि इतना CO2 लिमिट होना चाहिए, और इसको हम कहते हैं कार्बन बजट। ओके तो कार्बन बजट बेसिकली क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ CO2 इमिशन दैट इज परमिटेड कंसिडरिंग योर टारगेट ऑफ लिमिटिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ओके तो अगर हमारा टारगेट है कि बिलो 2% ही हमें टेम्परेचर इंक्रीज होने देना है, तो CO2 कितना इमिट कर सकते हैं, इसका हमारे कार्बन बजट भी होना चाहिए। कार्बन बजट होता है ओवरऑल वर्ल्ड का, और ये कार्बन बजट फर्दर हम कंट्रीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके कि इंडिया कितना इमिट कर सकता है CO2, यूएसए कितना इमिट कर सकता है CO2, ठीक है फाइन। फिर यहां लेट से जर्मनी कितना इमिट कर सकता है CO2, तो ये ओवरऑल वर्ल्ड का एक लिमिट होगा CO2 इमिशन का, और वो ब्रेक डाउन करना पड़ेगा हमें कंट्रीज के बीच में, एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑलरेडी डूइंग। ओके और ये CO2 लिमिट होना चाहिए, इसलिए हर कंट्री ने फिर अपनी कमिटमेंट्स भी सबमिट की है थ्रू पेरिस एग्रीमेंट, और इंडिया ने भी किया है, जिसको हम इंडिया के इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। ओके फाइन। तो अब यहां ऑथर क्या कहते हैं, लेट्स सी व्हाट इज ऑथर्स स्टांस, कि COP28 जब आता है तो ऑथर कहते हैं कि देखिए इंडिया ने जो है ना खुद को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए इस कमिटमेंट के साथ। इंडिया शुड नॉट ओवरबर्डन इटसेल्फ विद दिस पर्टिकुलर कमिटमेंट्स। ओके ये जो कार्बन बजट है इसमें इंडिया का फेयर शेयर होना चाहिए, मतलब इंडिया को जो है इनफ परमिशन होनी चाहिए CO2 इमिशंस की, एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। तो वी शुड नॉट ओवरबर्डन आवरसेल्फ विद द कमिटमेंट्स, कि कमिटमेंट्स मतलब कैसे कि काफी फास्ट रिन्यूएबल एनर्जी से हमने एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए, या कोल पावर प्लांट्स जल्दी क्लोज करने चाहिए, इससे हम उन्हें ओवरबर्डन खुद को नहीं करना चाहिए, हमारी कमिटमेंट्स उतनी भी हाई नहीं होना चाहिए। ओके और CO2 इमिशंस की हमें भी फेयर शेयर जो है मिलना चाहिए, मतलब कार्बन बजट में भी हम CO2 इमिशंस करने का हमारा फेयर शेयर होना चाहिए। ओके व्हाई, और व्हाई डज ऑथर से दैट ये स्टांस एक्चुअली इंडिया में हमारा होना चाहिए? ऑथर ऐसा क्यों कहता है? ऑथर सेज दिस बिकॉज सी अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये रीजंस क्या है इसके? अकॉर्डिंग टू ऑथर चाहे वो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो या बाकी भी अगर कुछ बॉडीज हो, उसमें एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया जाता है और उसको कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब क्या? कि ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू UNFCCC अगर कहा जाए तो। व्हाट इज दैट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि क्लाइमेट चेंज को हमें मिटिगेट करना है, ये सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ओके लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंशिएटेड होगी, मतलब हर एक के डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल वेरी। डेवलप कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, लिस्ट डेवलप कंट्रीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल भी कम होगी। व्हाई? बिकॉज कैपेसिटीज वेरी, राइट? तो इंडिया है डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया की कैपेसिटी जो है इन ऑर्डर टू कोप विद दिस क्लाइमेट चेंज ये शायद वेरी हो सकती है, इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होनी चाहिए, हमें उसके साथ आप ओवरबर्डन मत करो। सो ये तो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है वर्ल्ड वाइड। ओके तो उस केस में इसलिए वी शुड नॉट गेट बर्डन लाइक द डेवलप्ड कंट्री टू रिड्यूस आवर इमिशंस। ओके हमारी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। ओके सेकंड यहां फैक्टर ये आता है कि IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, ये क्या कहता है कि हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू द CO2 इमिशंस। पर कैपिटा CO2 इमिशन जो है ये हिस्टोरिकली डेवलप्ड कंट्रीज का काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। ओके तो दैट्स व्हाई ऑथर कहते हैं कि आज ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर होनी चाहिए CO2 इमिशंस को कम करनी तो डेवलप्ड कंट्रीज की होनी चाहिए, नॉट डेवलपिंग कंट्री की। और डेवलप्ड कंट्री आज भी अगर देखे जाए तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज कर रहा है रादर देन द रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमने लास्ट हमारे एक आर्टिकल में देखा भी था कपल ऑफ डेज बैक कि अराउंड स्टिल 70-80% ऑफ द वर्ल्ड्स एनर्जी इज प्रोड्यूस थ्रू द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ओके तो इसलिए इंडिया ने खुद को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए कि हम सब कुछ रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करें। ओके फाइन। और इसी के साथ साथ यहां ऑथर डेवलप कंट्रीज की हिपोक्रेसी भी एक्सपोज करने का ट्राई करता है। कैसे? कि वो कहते हैं कि देखो COP26 वाज देयर। कहां थे COP26? कैन यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन? इट वाज देयर इन ग्लासगो समिट जिसको हम कहते हैं। ओके तो ये ग्लासगो समिट जब था COP22 तो ऑल डेवलप्ड कंट्रीज टॉक्ड अबाउट दी
टॉक अबाउट दी फेजिंग डाउन दी कोल पावर प्लांट्स, कि कोल का यूज जो है इसको फेज डाउन करना है, कम करना है, इसके बारे में ऑल ऑफ देम टॉक। ओके, और सबने कहा कि वी आर कमिटेड टू दैट, बट फिर दे हैड बैक ट्रैक फ्रॉम दिस कमिटमेंट। हाउ डू दे बैक ट्रैक फ्रॉम दिस कमिटमेंट? फिर अपने कंट्री में जाते हैं और अगेन अपने कोल पावर प्लांट से उसको एक्टिवेट कर लेते हैं बाय गिविंग द रीजन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। ओके, तो रीजन दे दिया कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से देयर इज अ एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव टू अगेन स्टार्ट आवर कोल पावर प्लांट्स। ओके, तो आपने पहले कमिटमेंट कर दी और एक प्रिटेक्स्ट पे रशिया यूक्रेन वॉर के इस कमिटमेंट से फिर से आपने बैक ट्रैक कर दिया। सो दैट्स व्हाट ऑथर इज सेइंग कि इफ डेवलप्ड कंट्रीज आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, वी शुड आल्सो बी कॉशियस अबाउट ऑल दिस कमिटमेंट्स, राइट। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्यूटी है डेवलप कंट्रीज की, ओके, कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास कैपेसिटीज नहीं है तो दे शुड फिनांस द डेवलपिंग एंड डिस डेवलप कंट्रीज। जो कैपेसिटीज, टेक्नोलॉजीज, ग्रीन टेक्नोलॉजीज क्रिएट करने में दे शुड फिनांस, बट ये फाइनेंशियल कमिटमेंट भी जो है डेवलप कंट्रीज ने अभी तक मीट नहीं किया है। ओके, राइट, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग ओवर हियर, राइट। तो इसलिए ऑथर कहता है कि वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट और ओन डेवलपमेंट। Okay, and once we think about own development, then we can say, because why, because and that's a very beautiful, we can say, sentence that author has said here कि development is the first defense against the climate change। जो development होता है ये first defense होता है climate change के against। तो first of all we should think about the development over here, we should not much think that much about the CO2 emissions, okay, because anyways our per capita CO2 emission is less। Second, and we are already doing a lot for the global international climate change regarding things, we are already doing lots of things, okay, we are already taking lead in that, already we have our international intended nationally determined contributions, okay, already we are producing solar powered energy now, okay, we already have international solar alliance which we are leading, then we have coalition for disaster resilience infrastructure, global biofuel alliance में भी हम काफी important contributor है, okay, इंडिया का खुद का लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, in order to create awareness about how our lifestyle impacts the climate change, right? तो इंडिया इज ऑलरेडी डूइंग इनफ इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो जब COP28 आता है तो इंडिया शुड मेक श्योर दैट इट डिमांड्स द इक्विटी, okay, right, rather than doing any extra commitment or getting overburdened by it। The more responsibility should be on developed countries to reduce the CO2 emission and not on India or other developing countries like that। So that's a good article। So India का stance क्या होना चाहिए with respect to all these things, okay, कैसे बैलेंस रखना चाहिए हमारे क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट में, इसके रिगार्डिंग ये सेकंड सीरीज ऑफ आर्टिकल हम कह सकते हैं, बिकॉज कपल ऑफ डेज बैक वी हैड डिस्कस सिमिलर काइंड ऑफ आर्टिकल आल्सो बिफोर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल एंड दैट इज लास्ट न्यूज और आर्टिकल फॉर टुडे, दैट इज इंपैक्ट ऑफ वायलेंस ऑन चाइल्ड्स माइंड। सो ये GS2 या GS4 में काफी इंपॉर्टेंट है, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, ओके, और कोई जो हमारा सोशलाइजेशन चाइल्ड माइंड पे कैसे इंपैक्ट करता है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर दैट। बट आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड बाय दिस आर्टिकल बिकॉज द मोमेंट in the Hindu newspaper I saw the title of this article, heading of this article, that is impact of violence on child's mind, so I expected lots of things inside the article regarding the impact, okay, कि क्या impact होता है exactly violence का child's mind पे, उस पे क्या solution हो सकते हैं, okay, तो मुझे लगा कि काफी सारी चीजें इसमें ऑथर ने बताई होगी, बट ये after I read this article I found कि article is more of a political criticism of Russia and Israel, okay, rather than the impact of violence on the child's mind। बट स्टिल ये टॉपिक थोड़ा अलग था, तो मुझे लगा कि इस आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसको हम यहां डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो शॉर्ट ही कुछ दो चार ही पॉइंट इस आर्टिकल के इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, और आप अगर यूट्यूब पे मेरी जो न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करना चाहिए वीडियोस भी देख सकते हैं, ओके, उसका लिंक चाहिए तो हम यहाँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप देख लेना, न्यूज़पेपर रीडिंग की जो वीडियोज है, कि इसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि नॉट एवरी आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट, ओके, फाइन, क्योंकि नॉट एवरी आर्टिकल इज रिटन बिकॉज सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स विल रीड दैट और फिर वो आगे जाके एग्जाम क्लियर करेगा। तो काफी सारे आर्टिकल जो होते हैं ना, एक तो अच्छे हो सकते हैं लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, दूसरे शायद हमारे एग्जाम का उसमें टॉपिक होता है लेकिन द ऑथर इटसेल्फ इज नॉट मोटिवेटेड बाय सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव थॉट। ऑथर ही कभी कभी क्या है, अपना पॉलिटिकल एजेंडा उसमें चला देता है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऑथर कुड हैव बीन फार बेटर, क्योंकि ये फॉर्मल डायरेक्टर एनसीईआरटी के, तो उन्होंने काफी अच्छा कुछ लिख सकते थे इसमें, ओके, लेकिन वो नहीं लिखा है। बट एनीवे जो दिया है ये हम यहाँ डिस्कस करते हैं बिकॉज ये पॉइंट्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथर क्या कहते हैं यहाँ पे
ही साइट्स अ बुक दैट इज क्राउड्स एंड पावर। ओके, तो ये बुक शायद आप भी अपने आंसर राइटिंग में साइट कर सकते हैं, लिख सकते हो कि क्राउड्स एंड पावर ये बुक एक्चुअली क्या कहता है कि वायलेंस का काफी बड़ा इंपैक्ट होता है चाइल्ड्स माइंड पे। और सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका क्या होता है कि ये जो चिल्ड्रन होते हैं ना, इनके माइंड में रिवेंजफुल थॉट्स जो है ये सीड कर देता है। ओके, इट सीड्स द रिवेंजफुल थॉट्स इन द माइंड ऑफ अ चाइल्ड। और हो सकता है जब बचपन में कोई चिल्ड्रन है वायलेंस देखता है अपने आसपास और उसको लगता है कि मेरे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, मेरी चाइल्ड लाइफ अगर खराब हो चुकी है इस वजह से, ओके, तो आपको उसके मन में भी एक रिवेंजफुल थॉट क्रिएट हो जाता है। ओके, तो उसके बिकॉज ऑफ दैट रिवेंज देन दैट सेम चाइल्ड कैन डू द वायलेंस इन फ्यूचर। राइट, तो ये काफी बड़ा इंपैक्ट एक्चुअली होता है। ऐसे मल्टीपल टाइम्स इफ अ चाइल्ड सीज द वायलेंस इन चाइल्ड और इन हर चाइल्डहुड, तो क्या हो सकता है कि वो फुल बोन जो सोशल नॉर्म्स होती है पीस की, हार्मनी की, इसको ही रजिस्ट करने लग सकते हैं इन फ्यूचर। सो ये इसका काफी एक इंपैक्ट यहाँ पे हो सकता है। ओके, देन देर इज वन मोर बुक दैट इज सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड। ओके, ये सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड एक्चुअली बुक क्या कहता है कि ऑल मेजर इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम्स हैव देयर रूट्स इन चाइल्डहुड। जो भी सोसाइटी में मेजर इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उसका रूट कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में होते हैं। ओके, तो चाइल्ड का सोशलाइजेशन कैसे होता है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। ओके, और अगर चाइल्ड वायलेंट एनवायरमेंट अपने पास देखता है तो मे बी वही चाइल्ड फ्यूचर में जाके सोसाइटी में वायलेंस कर सकता है, एक रिवेंजफुल थॉट उसके हो सकते हैं। ओके, फाइन। तो क्या फिर ये जो वायलेंस है उसका सोल्यूशन एजुकेशन हो सकता है क्या? ये एक नेक्स्ट एक्चुअली डिस्कस किया गया यहाँ पे कि कैन एजुकेशन एंड पीस बी दी वी कैन से सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, ये एजुकेशन पीस ला सकता है क्या? तो अगेन हियर ऑल्सो ऑथर इज लिटिल बिट पेसिमिस्टिक अबाउट दैट। ओके, व्हाट ऑथर से इज कि एजुकेशन मे नॉट बी एबल टू रिवर्स द पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ डेंजरस आइडियोलॉजीज। की आइडियोलॉजीज इतनी स्ट्रांग होती है कि इस आइडियोलॉजीज की वजह से क्या होता है, चाहे वो टेररिज्म की आइडियोलॉजी हो, चाहे वो इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी हो, चाहे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो कंट्रीज के बीच में, ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि उससे वायलेंस कमिटी होता है। डजंट मैटर कि हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड इन दैट कंट्री और नॉट। ओके, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि रशिया का एग्जांपल लीजिएगा, जो रशिया इज इन्वॉल्व इन मेनी वॉर्स। ओके, वो रशिया का अगर एग्जांपल देखो, फिर इजराइल का अगर हम एग्जांपल देखें, यूएस का एग्जांपल देखें, तो ये तो ऐसी कंट्रीज है ना कि जहां तो एजुकेशन लेवल काफी हाई है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि इस कंट्रीज के चाहे पॉलिटिकल स्पीयर हो या सोशल स्पीयर में वायलेंस काफी होता है। दीज आर द कंट्रीज हु आर इन्वॉल्व इन मेनी वॉर्स। ओके, तो इसलिए एजुकेशन इसमें कितना काम कर सकता है नहीं कर सकता, इसका थोड़ा सा डाउटफुल, ऑथर इज डाउटफुल अबाउट दैट। फाइन, तो क्या उसका सोल्यूशन होता है दैट इज नॉट गिवन बाय ऑथर। बाकी इंपैक्ट क्या होता है वायलेंस के दैट इज नॉट गिवन बाय ऑथर, बट जितना दिया है उतना शायद हम स्पेशली एटलीस्ट ये जो बुक आपको है इसमें दिया गया है ये आपका के मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ पे यूज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।